हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फर्मेंटेशन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है इसी के बारे में दोस्तों बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि एथिल अल्कोहल होता क्या है या इसका गुण क्या है, इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है, इसमें कौन कौन सा रिएक्शन होता है और दोस्तों इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। और दोस्तों, इंडस्ट्री में मेजर प्रॉब्लम, इसमें इंडस्ट्रियों में जो है इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, किस में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला हेडिंग है फर्मेंटेशन। तो दोस्तों, फर्मेंटेशन होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि फर्मेंटेशन होता क्या है। तो फर्मेंटेशन है कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में या पदार्थों में अपघटित होने की क्रिया ही फर्मेंटेशन कहलाती है। एक बार और देखते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होता है। कह रहा है कार्बनिक यौगिकों का, मतलब कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित होने की क्रिया ही फर्मेंटेशन कहलाती है। जैसे कार्बनिक यौगिकों का, ठीक है, सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होने की क्रिया फर्मेंटेशन कहलाती है। उसके एग्जाम्पल हैं दूध का फटना, दही का जमना, शराब एवं सिरका का बनना। ये सब दोस्तों फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है। अब दोस्तों देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, फर्मेंटेशन दो प्रकार का होता है। पहला है एरोबिक फर्मेंटेशन, दूसरा है एनारोबिक फर्मेंटेशन। तो दोस्तों, एरोबिक फर्मेंटेशन क्या होता है। जब हम फर्मेंटेशन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं तो उसे एरोबिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, और जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फर्मेंटेशन कराते हैं तो उसे हम दोस्तों एनारोबिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ C2H5OH, एथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या है। तो एथेनॉल जो होता है यह रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 46.07 होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट -112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह रहा दोस्तों C2H5 एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं दोस्तों कि एथेनॉल बनाने में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है। तो रॉ मटेरियल्स में मोलेसेस, H2SO4, कोल और कूलिंग वाटर, ये दोस्तों इसके मुख्य रॉ मटेरियल्स हैं। अब इसमें कौन कौन सा रिएक्शन होता है। तो दोस्तों इसमें दो रिएक्शन होती है। सबसे पहला है C12H22O11 को जल के साथ इन्वर्टेज की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो 2,6,2C6H12O6 बनता है। अब दोस्तों C6H12O6 को हम जाइमेज की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो 2C2H5OH + 2CO2 बनता है। तो ये रहा दोस्तों आपका केमिकल रिएक्शन। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसका जो मेजर प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियों में इस प्रॉब्लम कहाँ होती है। तो पहला है मोलेसेस का कलेक्शन व स्टोरेज करने में प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्री में। वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम होती है। स्टरलाइजर तथा ईस्ट कल्चरल की व्यवस्थाओं को सुरक्षित करने में प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों देखते हैं कि एथिल अल्कोहल के उपयोग कहाँ किया जाता है, C2H5OH का उपयोग कहाँ किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में। तो इसका उपयोग दोस्तों वार्निश बनाने में किया जाता है, परफ्यूम बनाने में किया जाता है, फ्यूल के रूप में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, गैसोलीन में एडिटिव के रूप में भी एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा एथिल अल्कोहल कि एथिल अल्कोहल होता क्या है, कौन कौन से इसमें रॉ मटेरियल्स होते हैं और इसकी गुण क्या हैं और इसका उपयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है, इसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। तो दोस्तों इतना जान गए। अब दोस्तों बाकी है कि इसकी प्रोसेस क्या है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्या है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो ये रहा दोस्तों आपका फ्लो डायग्राम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ C2H5 का
फ्लो डायग्राम है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मोलेसस को एक स्टोरेज टैंक में, यह देखिए दोस्तों मोलेसस का स्टोरेज टैंक है, इसमें इकट्ठा कर लेते हैं। मोलेसस को इकट्ठा किया जाता है या स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद स्टोरेज टैंक से मतलब यहाँ से स्टोरेज टैंक से मोलेसस को 2 भागों में भेजा जाता है, जिसमें मोलेसस एक भाग को स्टरलाइजर टैंक में भेजकर, यहाँ देखिए दोस्तों ये है आपका स्टरलाइजर टैंक। यहाँ से मोलेसस टैंक से मोलेसस के एक भाग को भेजकर स्टरलाइजर टैंक में जीवाणु रहित कर लिया जाता है तथा आगे ईस्ट कल्चर टैंक में भेजा जाता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मोलेसस से मोलेसस टैंक को मोलेसस में भेजेंगे जीवाणु रहित करके, उसके बाद उसके आगे एक ईस्ट कल्चरल टैंक में भेज दिया जाता है। ये रहा दोस्तों आपका ईस्ट कल्चरल टैंक, जहाँ पर अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ईस्ट कल्चरल टैंक में कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलाया जाता है। न्यूट्रिएंट्स का नाम है Al2SO4, MgSO4 और K2SO4। ये देखिए दोस्तों ये 3 मतलब वो न्यूट्रिएंट्स है ईस्ट कल्चरल टैंक में मिलाए जाते हैं। और टेम्परेचर दोस्तों, जो ईस्ट कल्चर टैंक का टेम्परेचर होता है वह 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक नियंत्रित रखा जाता है। 30 से 70 घंटे बाद ईस्ट की वृद्धि होने लगती है। ईस्ट कल्चरल टैंक में जो है 30 से 70 घंटे बाद ईस्ट की वृद्धि होने लगती है और CO2 गैस बाहर निकलने लगती है यहाँ से दोस्तों ईस्ट कल्चरल टैंक से। अब जो मोलेसस का दूसरा भाग होता है, यहाँ से दोस्तों देखिए हम यहाँ से मोलेसस को स्टरलाइजर टैंक और ईस्ट कल्चर टैंक में भेजे थे एक भाग को, और दूसरे भाग को जो दोस्तों यहाँ से नीचे से निकाल कर एक कॉन्टीन्यूअस डाइल्यूटर में भेजा जाता है। यह दोस्तों कॉन्टीन्यूअस डाइल्यूटर का फिगर है, यह उसी में भेजा जाता है और पानी मिलाकर इसे डाइल्यूट किया जाता है। इसमें भेजा जाता है और यहाँ से दोस्तों इसमें पानी मिलाया जाता है, मिलाकर इसे डाइल्यूट किया जाता है, मतलब तन किया जाता है। और डाइल्यूट करने से मोलेसस की जो डाइल्यूट करते हैं उससे मोलेसस में शुगर की मात्रा जो है, शुगर की कंसंट्रेशन 10 से 15% रह जाती है। अब इस टन विलियन को, अब यहाँ से दोस्तों कंटिन्यूअस डाइल्यूटर से जो प्राप्त टन विलियन होता है, वहाँ से दोस्तों इसको हम एक बड़े फर्मेंटेशन टैंक में भेजा जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक फर्मेंटेशन टैंक है, इसमें भेजा जाता है और उसमें दोस्तों इसमें भेजकर कुछ न्यूट्रिएंट्स मिला देते हैं, न्यूट्रिएंट्स और ईस्ट मिलाया जाता है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो ईस्ट कल्चर टैंक में मिलाए गए थे, इसमें भी दोस्तों वही न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब न्यूट्रिएंट्स जो मिला दिया जाता है और उस ईस्ट मिलाया जाता है, उसको दोस्तों जो है हम इस पूरे मिक्सचर को दोस्तों जो है मैश कहते हैं, MASH, ये मैश, इसका पूरा नाम मैश हो जाता है, कहा जाता है। अब दोस्तों 30 से 40 घंटे के बाद इस फर्मेंटेशन टैंक में 30 से 40 घंटे के बाद शुगर सॉल्यूशन बियर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों 30 से 40 घंटे बाद जो है जो शुगर सॉल्यूशन होता है वह बियर में परिवर्तित हो जाता है, होने लगता है। अब इसका टेम्परेचर जो होता है ठंडे पानी की सहायता से 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। यहाँ हमको दोस्तों बियर प्राप्त हो गई है। यदि दोस्तों देखिए आपको एग्ज़ाम में कहता है कि बियर कैसे बनाया जाता है इंडस्ट्री में, उसका सचित्र वर्णन या मैन्युफैक्चरिंग को समझाइए, तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं बियर बनाने तक, यदि बियर पूछा तब। यदि एथिल अल्कोहल पूछा है तो दोस्तों आगे का प्रोसेस और है। अब दोस्तों यह बियर जो है जिसमें फर्मेंटेशन लिक्विड और अल्कोहल का मिक्सचर होता है, बियर में जो है दोस्तों इसमें फर्मेंटेशन लिक्विड और अल्कोहल का मिक्सचर भी होता है। अब यहाँ से जो प्राप्त बियर होता है उसमें फर्मेंटेशन लिक्विड और अल्कोहल का मिक्सचर होता है।
जिसको जो है सबसे पहले हम बियर स्टील में भेजकर, यहाँ देखिए दोस्तों बियर स्टील है, इसमें भेजकर हम बियर को भेजकर हैवी, जो बियर में जो हैवी मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड को अलग कर लिया जाता है बियर स्टील से कर एल्डिहाइड, जब अलग करके उसके बाद एल्डिहाइड कॉलम में भेजा जाता है। अब इस एल्डिहाइड कॉलम में ऊपर भाग से एल्डिहाइड कॉलम है, इसके ऊपर भाग से एल्डिहाइड को और नीचे से जल को निकाल दिया जाता है, नीचे से जल को निकाल दिया जाता है। अब जो बचा हुआ एल्कोहल मिक्सचर होता है उसको जो है कॉलम के साइड से निकाल कर सेपरेटर में भेज दिया जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों सेपरेटर लगा है, सेपरेटर में भेज दिया जाता है, जहाँ तथा फ्यूजल आयल को सेपरेट कर लिया जाता है। सेपरेटर में भेजकर ऊपर से फ्यूजल आयल को निकाल लिया जाता है तथा बचे हुए एल्कोहल को अधिक प्यूरिफाई करने के लिए हम रेक्टिफाइंग कॉलम में भेजते हैं। रेक्टिफाइंग कॉलम में भेज दिया जाता है। शुद्ध एल्कोहल को कॉलम के ऊपर से निकालकर ठंडा कर लिया जाता है तथा एक स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है, जहाँ से दोस्तों यहाँ पर हमें 95% एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। यह रहा दोस्तों आपका मैन्युफैक्चरिंग कि किस प्रकार इंडस्ट्री में एथिल अल्कोहल को बनाया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।